नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। गाय के गोबर की, खास करके गाय का जो तरल अंश है जिसे हम घनस्वत्व कहते हैं, या फिर गाय के गोबर से जो खाद तैयार होती है, उसकी हमारी मिट्टी के लिए, हमारी मिट्टी की संरचना के लिए और हमारी फसलों के लिए इसलिए उपयुक्तता है कि उसमें वो सब अंश रहते हैं, वो सब खनिज तत्व रहते हैं, उसमें सब वो जीवाणु और जो जो हमारी जो प्राणिक संरचना है वो सब भरपूर मात्रा में रहते हैं, जो जब मिट्टी में पहुंचते हैं तो मिट्टी के उपजाऊपन को, मिट्टी की पोषणता को सुधार देते हैं, उसकी आपूर्ति कर देते हैं। इसलिए गाय के गोबर की विशिष्टता है। वैसे तो गाय के गोबर में सामान्यतः दो अंश ही रहते हैं, एक उसका तरल भाग रहता है, दूसरा ठोस बाहर भाग रहता है। और ये ठोस भाग की बात करें तो उसमें सेलुलोज की जो मात्रा है बहुत अधिक रहती है, और तरल अंश की मात्रा बहुत अधिक रहती है। यदि हम देसी गाय की बात करें, अपनी देसी गाय की बात करें, तो उसमें तरल अंश यानी पानी की मात्रा 50% के आसपास रहती है, और 50% अंश में जो आधा हिस्सा है गोबर का, उसमें सेलुलोज रहते हैं। सेलुलोज के भी कई प्रकार रहते हैं। सेलुलोज के साथ में लिग्निन रहता है, और इसी लिग्निन में, इसी सेलुलोज के तरल अंश में बहुत सारे खनिज तत्व रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के जीवाणु रहते हैं, कुछ विषाणु भी रहते हैं, कुछ कवक रहते हैं, कुछ प्रोटोजोआ रहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गोबर में काफ़ी मात्रा में पाचक एंजाइम्स भी रहते हैं, और बायो एक्टिव रसायन भी रहते हैं। यदि मैं गाय के इन रसायनों की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी, क्योंकि ना तो हम अभी तक हमारे आधुनिक वैज्ञानिक गाय के गोबर में विद्यमान रहने वाले जो जीवाणु हैं उनकी, उनके समूह की संख्या का पता लग पाए। हम उनकी संख्या, कुल संख्या को तो हम अभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे जो शोध विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, गाय के पेट में लाखों तरह के जीवाणु की विद्यमानता को स्वीकार करते हैं। यद्यपि अभी तक हम 5-6 जो फैमिलियां हैं, 5-6 जो जीवाणु के समूह हैं, जो परिवार हैं, उनके बारे में अभी तक थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। अधिकांश हिस्सा अभी हमारी चेतना से परे है, हमारी समझ से परे है, और जितना हमने जाना है वही हमारे लिए बहुत विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि उन्हीं ने हमारी चेतना को झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ में गाय के गोबर में बहुत सारे खनिज तत्व भी रहते हैं, वो खनिज तत्व जो हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत उपयोगी हैं। और आजकल जब से हम देखने में आया है कि हमारी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, तो उसका सीधा-सीधा परिणाम हम मानव स्वास्थ्य पर और प्राणी स्वास्थ्य पर देखने में हम अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए मानव का स्वास्थ्य दिनों-दिन गिर गिर रहा है, नई से नई बीमारियाँ खड़ी हो रही हैं, मनुष्य की आयु घट रही है, और वो रोगों से बहुत तेज़ी से ग्रसित होता जा रहा है। उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी देखने में आ रही है, और उसका सीधा कारण है कि जिस अन्न को, जिस भोजन को वो पृथ्वी से प्राप्त करता है, उस भोजन में, उस पृथ्वी में उन पोषक तत्वों की बहुत कमी हो गई है। उसका सीधा मात्र कारण यही है कि हमने पिछले 50-60 सालों में फसल की उत्पादकता पे तो पूरा ध्यान दिया, लेकिन फसलों के अंदर जो जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में क्या बदलाव हो रहा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, और इसी के कारण आज मानव जीवन के ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। यदि इस पर ध्यान दिया होता तो शायद आज स्वास्थ्य को लेकर इतनी गंभीर समस्याएं हमारे सामने नहीं होती। और इसका एक कारण यही रहा है कि हमने जो पारंपरिक जो पद्धति थी, जो खेती की परंपरा रही थी, क्योंकि हम कोशिश करते थे कि जो अन्न है, जो खेतों में पैदा अन्न होता है, दाल होती है, साग सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, वो तो हमारे काम के, हमारे जीवन के लिए हैं। लेकिन जो अवशिष्ट भाग हैं, जो इनसे परे के भाग हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जैसे कि फसलों का अवशेष भूसा है, फलों का, पेड़ पौधों का जो अवशेष भाग है वो पृथ्वी का है, तो उसको हमने पृथ्वी को वापस पहुंचने से रोक दिया। या तो उसमें आग लगाना शुरू कर दिया, या फिर उसको निरर्थक फेंकना शुरू कर दिया, और यही हमसे कमी होगी, क्योंकि ये अवशिष्ट भाग पृथ्वी के भोजन थे, मिट्टी की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कर देते थे। और इस क्रम को, इस जो कड़ी को हमने विखंडित कर दिया, जिसका परिणाम आज हम अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इसको सुधारने की कड़ी फिर गोबर के माध्यम से, खास करके गाय के गोबर के माध्यम से पुनर्स्थापित हो सकती है। इसलिए हमें फिर से गाय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यद्यपि बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि गाय पर ही क्यों,
गोबर तो किसी भी पशु का हो सकता है, किसी मवेशी का हो सकता है, तो इस पर एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो ये, जो हमारी गाय है, उसके गोबर में कुछ विशिष्टताएँ रहती हैं, कुछ विशेष क्षमताएँ रहती हैं, जो अन्य किसी प्राणी के गोबर में देखने में नहीं आती। यद्यपि गोबर तो दूसरे प्राणियों का भी है, इसीलिए हम सामान्यतः कहते हैं गाय, भैंस का गोबर, हम गधे घोड़े के गोबर को भी गाय के गोबर के साथ समतुल्य बैठा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खास करके यदि मैं उदाहरण के रूप में बात करूं कि गाय, हमारी जो गाय है, उसका यदि अच्छा आहार मिल रहा है, वो स्वस्थ है, उसमें प्रदूषण की समस्या नहीं है, तो उसके 50% जो अंश है, जो चारा का अंश है, पूरी तरह से पच जाता है, यानी कि उसे पोषक तत्व गाय को मिल जाते हैं। और उस गोबर के अंदर बहुत सारे ऐसे जैव रसायन पदार्थ पैदा हो जाते हैं, जो हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। साथ ही इसमें असंख्य जीवाणु रहते हैं, और ये जीवाणु जब हमारे खेत में पहुंचते हैं, मिट्टी में पहुंचते हैं, तो मिट्टी के जीवाणुओं के साथ में मिट्टी की उर्वरता को बहुत समान स्तर पर ले आते हैं। और ये परंपरा हजारों सालों से चलती रही, लेकिन पिछले 50-60 सालों में ये परंपरा टूट गई है। इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 150-200 साल पहले हमारी पृथ्वी में ऑर्गेनिक कार्बन की जो दर थी, वो 15% तक भी होती थी, लेकिन अब उसी ऑर्गेनिक कार्बन की जो दर है, कई क्षेत्रों में तो 0.2% के आसपास आ गई है। और ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी की चेतना के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बगैर हमारी मिट्टी निर्जीव हो जाती है, उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है। उसमें फिर रसायनों के माध्यम से, जहरी के माध्यम से हम फसल ले सकते हैं, उसकी स्वाभाविक जो उत्पादकता है, वो समाप्त हो जाती है। तो इस कड़ी को दोबारा से पुनर्स्थापित करना है, तो फिर हमारी जो देसी गाय है, इसमें बहुत मदद कर सकती है। और दूसरी बात ये भी आप लगाइए कि यदि हम बात गाय की करें, तो जर्सी गाय की बात करें, तो जर्सी गाय में जो बिलाती गाय है, हाइब्रिड गाय है या क्रॉस ब्रीड है, उनके गोबर में जो 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 उपयोगी जीवाणु रहते हैं, उनके साथ में बहुत संख्यक ऐसे जीवाणु भी रहते हैं, जो मनुष्य के प्रति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे प्राणी जगत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और जब मिट्टी में पहुंचते हैं, तो वहां भी अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी जो प्रतिकूल जो गुण हैं, उसको छोड़ते नहीं। इसलिए पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर भी कई अवगुण पैदा हो जाते हैं। इसलिए कई तरह के रोग पैदा करने के साथ साथ जो जो हमारी मिट्टी के अंदर फफूंदी का संक्रमण पेड़ों की जड़ों में होता है, पेड़ों को सुखा देता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उसका एकमात्र कारण है कि जब से हमने जो बे जो वातावरण से विमुख पशुओं को पालना शुरू किया और उनका गोबर, उनका अवशिष्ट पृथ्वी में पहुंचना शुरू हुआ, तो उसके कारण ऐसी स्थितियां निर्मित हुई। तो इसको स्थापित करने में हमारी जो देसी गाय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो देसी गाय के गोबर की मैं बात कर रहा था, तो गोबर यदि सामान्य है, प्राकृतिक है, तो मिट्टी में पहुंचते ही वो अपने आप कंपोज हो जाता है, खाद में बदल जाता है। और खाद बदलने का अर्थ है कि मिट्टी में विद्यमान जीवाणु हैं, उनको चेतना मिल जाना, उनको अपना सामान्य आहार मिल जाना। यदि गोबर मिट्टी में पहुंच कर भी कंपोज ना हो, खाद के रूप में परिवर्तित ना हो, तो उन जीवाणुओं पर वो अपना भोजन नहीं मिल पाता, वो सामान्य क्रिया नहीं कर पाते, और उनकी जो उर्वरकता है, उनकी जो विशिष्ट गुणवत्ता है, वो सामान्य स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती। वो उसी दुर्बलता में समाप्त हो जाते हैं, और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी फसलों में पड़ता है। तो गाय के गोबर की जो उपयोगिता मैंने बताई, वो बहुत सारे कारणों से है, और इस उपयोगिता को हम गाय के जो तरल अंश है, जो उसका घनत्व है, उसके माध्यम से सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ऐसी परिस्थितियां हमें निर्मित करनी है कि गाय का गोबर खाद बन के मिट्टी में पहुंचे, तो खाद के रूप में जब वो गोबर अपने अति सूक्ष्म जो अंश है उनमें रूपांतरित हो जाता है, तभी उसकी उपयोगिता बनती है। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन यदि हमारे पेट में जाके पचे ना, वो सूक्ष्म अंश में परिवर्तित ना हो, तो आप कितना भी पोषक आहार ले लो, उसकी आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। और यदि आप जो खाते हैं वो आपके पेट में सहजता से पच जाए, और उसके सूक्ष्म अंश आपके शरीर में अवशोषित हो जाएं, खून में मिल जाएं, और विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएं, लीवर में पहुंच जाएं, कोशिका में पहुंच जाएं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर वो आपको रक्त
बनाने में, मांस बनाने में, हड्डियाँ बनाने में, वीर्य बनाने में बहुत उपयोगी है। अन्यथा आपके लिए पोषक आहार की कोई उपयोगिता नहीं। ठीक इसी तरह यदि आप गोबर, बिना पाचित गोबर, अशुद्ध गोबर अपने खेतों में देते हैं और वो खाद के रूप में रूपांतरित ना हो, तो वो आपकी खेत के लिए कोई उपयुक्तता नहीं रखता। इसीलिए मैंने पहले शब्द यूज़ किया गोबर घनसत्व। तो गोबर घनसत्व है कि गोबर के जो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, इसमें बहुत सारे तरह के जीवाणु रहते हैं, बहुत सारे तरीके के बायो एंजाइम्स रहते हैं, बहुत बहुत सारे तरीके के उसमें जैव सक्रिय रसायन हैं। तो इन सब की विद्यमानता जिसमें रहती है उसको मैं गोबर घनसत्व कहता हूँ। और वो जब आपकी मिट्टी में पहुँचता है, वो आपकी मिट्टी में जब अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, तभी वो आपकी मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ाता है। तो ये प्रसंग लंबा है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे और आगे से मैं इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। आपको मेरा विषय अच्छा लगा तो मेरे से जुड़े रहिए। आपके अंदर कोई जिज्ञासा हो तो इस संबंध में मुझे सूचित करते रहिए। मैं आपको यथोचित उसके संबंध में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।